हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम है आप सभी का हमारे चैनल श्री सत्यनारायण क्लास में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने हिंदी की क्लास आप लोगों को पढ़ाई थी, लेकिन उसमें जो है 17 क्वेश्चन ही हम करा पाए थे, क्योंकि तकनीकी कारण के वजह से हमारा सिस्टम जो है वो बंद हो गया था। तो हम आज जो है आप लोगों के लिए उसी के आगे वाला पार्ट यानी कि 18 नंबर के क्वेश्चन से हम हिंदी आप लोगों को कराते हैं। ये हिंदी के शिक्षण वाले क्वेश्चन हैं, तो आप लोग फटाफट से चलिए तैयार हो जाइए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए और लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए आज शुरू करते हैं अपना सेशन 18वें नंबर के क्वेश्चन से। हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन है जो कह रहा है, भाषा शिक्षण में रूबिक्स का उपयोग मुख्यतः किस लिए किया जाता है। तो इसमें जो है रूबिक्स का उपयोग मुख्यतः जो है किस लिए किया जाता है, उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, या फिर निष्पक्ष एवं स्पष्ट मूल्यांकन के लिए, या फिर समय सारणी बनाने के लिए, या फिर गृह कार्य लिखने के लिए। अब देखिए, रूबिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि गृह कार्य के लिए या फिर समय सारणी, और उपस्थिति से भी प्रेजेंट ऑप्शन से इसका कोई मतलब नहीं होता है। रूबिक्स का मतलब होता है निष्पक्ष एवं स्पष्ट मूल्यांकन करना। बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं, इस चीज़ का मूल्यांकन करना ही रूबिक्स के अंतर्गत आता है। जैसे कि पोर्टफोलियो को ही हम रूबिक्स कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर देखते हैं क्या है 19वें नंबर के क्वेश्चन पर। यदि शिक्षक विद्यार्थी को किसी सामाजिक विषय पर वाद विवाद कराता है तो वह मुख्यतः किस भाषा कौशल का विकास कर रहा है। ऑप्शन देखते हैं, लेखन का, या फिर श्रवण का, या फिर मौखिक अभिव्यक्ति एवं तर्क क्षमता का, या केवल पठन का। तो सीटेट में नेगेटिव टैग वर्ड भी होते हैं, जिसमें कि केवल वाले, ही वाले, मात्र वाले और रटना वाले, ये सभी जो वर्ड होते हैं ये सब के सारे निगेटिव होते हैं। तो निगेटिव की वजह से ये आप लोगों के गलत माने जाते हैं। जहाँ पर नहीं शब्द आता है वहाँ पर इस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें नहीं पूछा गया है, बल्कि पूछा ही गया है कि वाद विवाद कराता है और मुख्यतः किस भाषा के कौशल का विकास कर रहा है। तो इसमें ना लेखन है, ना श्रवण है, ना ही पठन है, बल्कि मौखिक अभिव्यक्ति एवं तर्क क्षमताओं का विकास करा रहा है। मतलब कम्युनिकेशन के माध्यम से, बातचीत के माध्यम से वह जो है शिक्षक सामाजिक विषय पर वाद विवाद कराना क्या हुआ। जैसे हमारी आपकी साधारण बोलचाल वाली भाषा, इसी को हम वाद विवाद कहते हैं। तो ये जो है मौखिक अभिव्यक्ति तर्क क्षमता के अंतर्गत आता है। मतलब कि राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट यानी कि 20 नंबर वाले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। इसमें लिखा हुआ है, हिंदी भाषा शिक्षण में सबसे प्रभावी मूल्यांकन वही माना जाता है जो, अब देखते हैं क्या मानते हैं, केवल अंतिम परीक्षण पर आधारित हो, केवल लिखित परीक्षा से किया जाए, या फिर अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करे, या फिर केवल वस्तुनिष्ठ आधारित हो। तो अभी हमने ऊपर ही बताया था आप लोगों को कि केवल वाले गलत होते हैं, तो पहले ही देख करके काट दीजिए। तो राइट आंसर बचता है केवल एक, यानी कि सी वाला, वही करेक्ट होगा आप लोगों का, जिसमें लिखा है अधिगम प्रक्रिया के दौरान निरंतर प्रतिपुष्टि प्रदान करना, यही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट नंबर 21वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक हिंदी भाषा शिक्षक कक्षा में पाठ पढ़ाने से पहले विद्यार्थियों से उस विषय से जुड़े उनके अभिव्यक्त अनुभव साझा करने के लिए कहता है तथा इसके बाद पाठ का अध्ययन कराता है। इस प्रकार की शिक्षण प्रक्रिया का प्रमुख उद्देश्य क्या है। तो इसमें ये कहा गया है कि एक हिंदी शिक्षक, मतलब कि एक शिक्षक है, वो पाठ पढ़ाने से पहले विषय से जुड़े व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने के लिए कहता है। मतलब कि वो ये चीज़ जानना चाहता है कि बच्चे को इस विषय में पूर्व ज्ञान क्या क्या है, बस वही ये चीज़ जानने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि पठन पूर्व विश्लेषण विधि का प्रयोग कर रहा है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन में क्या कहा गया है। ऑप्शन को थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि चारों विकल्प आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़े। तो इसमें कहा गया है पहले वाले में, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान सक्रिय करके नए ज्ञान को उनके अनुभव से जोड़ना, जिससे अधिगम अधिक अर्थपूर्ण एवं स्थायी बन जाए। दूसरे वाले ऑप्शन पर क्या कहा गया है, विद्यार्थी का समय व्यतीत करना ताकि पाठ पढ़ाने से पहले कक्षा में अनुशासन स्थापित किया जा सके। तो ये तो ऐसे ही गलत लग रहा है। विद्यार्थी में केवल, ये भी गलत हो गया।
पाठ्य पुस्तक का ध्यान आरंभ करने से पहले विद्यार्थी की सामान्य जानकारी का परीक्षण करना। ये वाला ऑप्शन भी आप लोगों का सही है, लेकिन इसमें दोनों में सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा, तो वो पहला वाला होगा, क्योंकि विद्यार्थियों का पूर्व ज्ञान सक्रिय करके नए ज्ञान को उनके अनुभवों के आधार पर जोड़ना ही इसमें कहा गया है। तो इसका राइट आंसर पहला वाला होगा, यानी कि ए वाला बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 22वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में यदि कोई विद्यार्थी कहानी पढ़ने के बाद उनके पात्रों के व्यवहार का विश्लेषण करता है तथा अपने तर्क प्रस्तुत करता है, तो यह किस प्रकार का अधिगम का संकेत होता है। मतलब कि भाषा शिक्षण में कोई विद्यार्थी जो है, कोई बच्चा जो है, कहानी को पढ़ने के बाद उनके पात्र, घटना, विवरण जो होता है उसके व्यवहारों का गहन तरीके से अध्ययन करता है और उसके बाद तर्क को विश्लेषण के रूप में रखता है कि इसमें ऐसा क्यों, कैसे हुआ, इस प्रकार का तर्क रखता है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन। केवल स्मृति आधारित अधिगम। अब इसमें तो केवल स्मृति आधारित अधिगम का प्रयोग कर ही नहीं रहा है, मतलब पहला वाला गलत हो गया। केवल व्यवहारिक ज्ञान, व्यवहार का भी प्रयोग नहीं हुआ, मतलब ये भी गलत हो गया। केवल वाचन का अभ्यास, केवल बोलने का ही अभ्यास कर रहा है, तो ये भी नहीं कर रहा है, बल्कि कर क्या रहा है, क्यों, कैसे वाले क्वेश्चन में अपने क्रिटिकल माइंड का यूज होता है, मतलब कि उच्च स्तरीय चिंतन, विश्लेषण, आलोचनात्मक भाषाओं का प्रयोग होता है। तो राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। जब बच्चा जो है, बच्चे को सबसे पहले तो नन्हा वैज्ञानिक कहा गया है। बच्चा खोज करता होता है, जब वह तर्क करता है तभी उसमें क्रिएटिविटी जो होती है, समझ की क्षमता ज़्यादा होती है। तो इसका राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है, आप लोग बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख करके। तब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। और आप लोग जो है, संख्याएं बहुत कम हो रही हैं हमारे चैनल पर, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग पूरा वीडियो फुल तरीके से देखा करिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, जिससे कि हमारे चैनल में ग्रो आए और वॉच टाइम भी बढ़े। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि हम इतनी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं और इसमें व्यूज़ जो है बहुत ही कम आते हैं। तो कृपा करके आप लोग हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और व्यूज़ की संख्या को भी बढ़ाइए। तो चलिए देखते हैं हमारा 23 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार प्रारंभिक भाषा शिक्षण में शिक्षक को किस दृष्टि को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा केवल वाला, तो वैसे ही आप लोग देख करके ही काट दिया करिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास जो है समय बहुत ही कम बचा है, तो हम सुपर फास्ट तरीके से रिवीजन कराने पर ज़्यादा ही बल दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। केवल कठिन व्याकरणिक नियमों का अभ्यास, ये गलत हो जाएगा। मातृभाषा स्थानीय ये भाषा के माध्यम से अर्थपूर्ण, अनुभव आधारित एवं सहभागितापूर्ण का अधिगम, यही ऑप्शन सही होगा। केवल लिखित वाले, ये गलत हो जाएगा। प्रतिदिन पाठ को कंठस्थ कराना, ये नेगेटिव टैग वर्ड होता है, ये ऑप्शन गलत होगा, मतलब कि ये तीनों गलत होंगे। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23वें का बी वाला बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है हमारा 24 नंबर का। भाषा शिक्षण में त्रुटि यानी कि एरर को आधुनिक दृष्टिकोण से किस प्रकार देखा जाना चाहिए। तो दंड देने योग्य अनुशासनहीनता के रूप में देखना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को स्थायी कमजोरी के रूप में, या फिर शिक्षा की असफलता के रूप में, या फिर सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का संकेत मानकर सुधार के अवसर के रूप में। तो देखो, किसी भी बच्चे जो होते हैं वो गलतियां करके ही सीखते हैं, तो किसी भी बच्चे की गलती को हम उजागर नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे दंड देने योग्य देख सकते हैं। तो इसमें दंड वाली बात, अनुशासन की वाली बात, ये गलत मानी जाएगी। विद्यार्थियों की स्थायी कमजोरी, अब कोई भी बच्चा गलतियां कर रहा है तो हम उसमें उपचारात्मक शिक्षण यानी कि उसमें हम सुधार करके बच्चों को सिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें बल्कि हम ये नहीं मानते हैं कि बच्चे में स्थायी कमजोरी है, ये बच्चा अब सीख ही नहीं सकता, ऐसा हम नहीं कर सकते, बल्कि हमें अपने टीचिंग मेथड को चेंज करना होता है और उस बच्चे को विविध प्रकार के तरीक़ों से समझाना होता है। जब वो अच्छा समझ जाता है तो उसमें त्रुटियां जो होती हैं क्षमता करने की, वह कम हो जाती हैं। तो इसमें स्थायी कमजोरी के रूप में हम इसे नहीं मान सकते हैं, ना ही यह शिक्षा की असफलता के रूप में ही देखते हैं, बल्कि सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया का संकेत मानकर सुधार का अवसर
के रूप में देखते हैं। मतलब यही तो कहा गया है कि बच्चे गलतियां करके ही सीखते हैं, तो वही इसमें कहा गया है स्वाभाविक प्रक्रिया का संकेत मानकर सीखते हैं। मतलब कि 24 का आंसर नंबर डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, नेक्स्ट वाला देखते हैं। यदि शिक्षक विद्यार्थियों को किसी कविता का वैकल्पिक शीर्षक देने तथा उसका औचित्य का स्पष्ट करने के लिए कहता है, तो वह मुख्यतः किस क्षमता का विकास कर रहा है? रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन के साथ भाषा अभिव्यक्ति, केवल वर्तनी, या फिर केवल स्मरण शक्ति, या फिर केवल हस्तलेखन। तो इसमें केवल वाले तो ऐसे ही देखकर काट दिया करिए बिल्कुल, क्योंकि पहला वाला ही ऑप्शन सही है। क्योंकि इसमें ये कहा गया है कि रचनात्मक एवं आलोचनात्मक चिंतन के साथ भाषा अभिव्यक्ति करना। मतलब कि बच्चा जो होता है नन्हा वैज्ञानिक होता है, तो वो क्रिएटिविटी करेगा, अपने आप से खोजेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा, तब वो अच्छे तरीके से रचना कर पाएगा और सोच पाएगा। तो उसमें जो होती है उसके माइंड में आलोचनात्मक चिंतन यानी तर्क करने की क्षमता, निष्कर्ष निकालने की क्षमताओं का विकास होता है। तो इसका यही इसमें कहा गया है कि आलोचनात्मक चिंतन के साथ भाषा की अभिव्यक्ति का भी विकास होगा। यानी कि राइट आंसर 25 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 26 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी कि CCE का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है? तो केवल से ही शुरुआत होगी, मतलब कि पहला ऑप्शन तो वैसे भी गलत हो गया। केवल वार्षिक परीक्षा के आधार पर अंक देना, हम किसी भी बच्चे को अंक देकर ग्रेडिंग के माध्यम से तुलनात्मकता के रूप में ये कार्य नहीं कर सकते, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया है। इसके बाद है रैंक भी नहीं दे सकते, तो ये भी ऑप्शन आप लोगों का गलत। इसमें केवल लिखा है, मतलब ये पहले ही गलत है, क्योंकि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अभ्यास करने से बच्चों में सीखने की क्षमताएं नहीं बढ़ती, बल्कि वह एक सीखने के बाद प्रैक्टिस के तौर पर कार्य करती हैं। लेकिन इसका राइट आंसर जो होगा, यानी कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का उद्देश्य जो होता है वह सीखने की प्रक्रिया में निरंतर अवलोकन, प्रतिपुष्टि एवं सुधारात्मक शिक्षण सुनिश्चित करना ही होता है। मतलब कि बच्चे ने क्या सीखा, कैसे सीखा, कहाँ तक सीखा, बच्चे के अंदर क्या त्रुटियाँ पाई जा रही हैं, उसको हम किस प्रकार से सुधार सकते हैं, यही चीज़ इसमें बताया गया है कि सतत मूल्यांकन में कहा गया। जैसे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के अंदर भी यही चीज़ होता है। मतलब कि राइट आंसर इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 27वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि भाषा के संप्रेषणात्मक शिक्षण यानी कि कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग के सर्वाधिक अनुकूल होता है? तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिखाई पड़े। तो इसका ऑप्शन जो है प्रतिदिन व्याकरण के नियम लिखवाना। अब व्याकरण का नियम लिखवाने से संप्रेषणात्मक क्षमताओं का विकास तो नहीं होता है, ना ही पाठ को कई बार रटवाने से होता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन आप लोगों के गलत हैं। केवल वाले वैसे भी गलत। मतलब कि भूमिका, अभिनय, समूह चर्चा एवं वास्तविक जीवन के संवादिक परिस्थितियों का निर्माण करना ही क्या होता है? संप्रेषणात्मक क्षमता। मतलब कि संप्रेषणात्मक का मतलब ही होता है कम्युनिकेशन, यानी कि जो हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, अपने टीचर के साथ बातचीत करते हैं, अपने परिवार, घर और आसपास के माहौल में, यानी कि पड़ोसियों के साथ जो चीज़ हम अपने स्वाभाविक मूल भाषाओं में अपनी बातचीत कम्युनिकेशन माध्यम से करते हैं, यही ये संप्रेषणात्मक शिक्षण के अंतर्गत आता है। यही इसमें कहा गया है कि भूमिका, अभिनय, समूह चर्चा, वास्तविक जीवन और संवादात्मक परिस्थिति का निर्माण करना ही संप्रेषण कहलाता है। तो राइट आंसर 27 का सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, 28वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यदि कोई शिक्षक विद्यार्थियों को समूहों में कार्य कराकर एक दूसरे के विचारों पर चर्चा करने एवं संयुक्त रूप से निष्कर्ष निकालने को प्रेरित करता है, तो यह किस सिद्धांत का उदाहरण है? तो देखिए आप लोग, इसका ऑप्शन इसमें कहा गया है कि सहयोगात्मक एवं सामाजिक अधिगम, व्याख्यान पद्धति, रटने की पद्धति, दंड आधारित अधिगम। तो इसमें ये कहा गया है कि एक शिक्षक जो है विद्यार्थियों को समूहों में कार्य कराता है, मतलब कि छोटे छोटे ग्रुप में बांटकर कार्य कराता है, एक दूसरे के विचारों पर चर्चा करने और संयुक्त रूप से उसको निष्कर्ष निकालने के लिए प्रेरित करता है। तो यह कौन से सिद्धांत में आएगा? आप समूह में बांटेगा, एक दूसरे की चर्चाएं करेगा, तो वह सहयोगात्मक यानी कि सामाजिक अधिगम के तौर पर आएगा। तो राइट आंसर पहला वाला ही करेक्ट होगा। व्याख्यान से इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ना ही रटने पर जोर दिया गया, क्योंकि बच्चे को याद थोड़े ना कराना है और ना ही बच्चे को दंड देना है।
तो इसका पहला वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सहयोग करेगा और सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आएगा। अब टोली समूह मतलब कि एक दूसरे के साथ बातचीत, यही तो हुआ ना सामाजिक तरीका, मतलब कि सामाजिक अधिगम के अंतर्गत आएगा। तो 28 का आंसर नंबर पहला वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। भाषा शिक्षण में प्रमाणिक सामग्री यानी कि ऑथेंटिक मटेरियल का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इससे केवल परीक्षा की तैयारी की जाती है। अब ऑथेंटिक मटेरियल के अंदर केवल परीक्षा की तैयारी के लिए ना तो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, ना ही बच्चे इसके लिए पढ़ते हैं, बल्कि वह अपने जीवन को सुनिश्चित करने और शिक्षा को ग्रहण करने के लिए पढ़ते हैं। तो पहला वाला तो वैसे ही गलत हो गया। इसके बाद केवल वाला भी गलत हो गया। इसमें पाठ्यक्रम शीघ्र पूरा हो जाता है, बच्चे को सिलेबस ख़त्म नहीं कराना है बल्कि उसे समझाना है। एक शिक्षक जो होता है वह एक सुगमकर्ता यानी कि मार्गदर्शक के तौर पर होता है। तो इसका राइट आंसर बी वाला बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी कि प्रमाणिक सामग्री ऑथेंटिक मटेरियल वास्तविक जीवन में उपयुक्त भाषा से परिचित होते हैं तथा भाषा का व्यवहारिक प्रयोग सिखाते हैं। तो वास्तविक जीवन से ही प्रयोग होता। अब जैसे किसी बच्चे के घर में रेडियो है, किसी बच्चे के घर में टीवी है, तो हम उसी के आधार पर उस चीज़ को दिखाते हुए ही बच्चे को ये चीज़ समझा पाएंगे कि प्रमाणिक सामग्री के तौर पर। तो इसे वास्तविक जीवन से जोड़ कर सिखाएंगे तो बच्चे को जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो यही चीज़ इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों का वास्तविक जीवन में प्रयुक्त भाषा से परिचित होते हैं और व्यवहारिक प्रयोग से सीखते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन। आप लोग हमारे चैनल को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को इतना से ज़्यादा शेयर कीजिए, इतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि हमारी क्लास जो है 1K के पास पहुंच जाए। चलिए 30वें नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा, एक मिनट, एक हिंदी शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या मानी जाती है? मतलब कि एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, जो हिंदी का शिक्षक हो उसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? केवल पाठ्य पुस्तक का शब्दांश अध्यापन कराना, ये गलत है। अधिक से अधिक गृह कार्य देना, ये भी गलत है। उत्तर स्वयं कर विद्यार्थियों को याद कराना, तो बच्चे के अंदर समझ का विकास ही नहीं होगा। अगर हम पहले से ही उत्तर बता देंगे तो पढ़ेगा ही क्यों, समझेगा ही नहीं। हम कोई भी चीज़ कहानी जैसे सुनाएंगे तो सुनेगा ही नहीं, बल्कि अपने ख्यालों में खोया रहेगा, अपने घर के बात को सोचता रहेगा या फिर दोस्तों के साथ बातचीत करता रहेगा। तो हम उसे उत्तर नहीं बताएंगे। और जब हम कहानी सुनाने के बाद में उत्तर वही पूछते हैं, तो वह बच्चा अगर कहानी को ध्यान से सुना रहेगा तो उसका उत्तर प्रॉपर तरीके से वो दे पाएगा। तो वही चीज़ इसमें है। तो ये भी आंसर आप लोगों का नहीं है। तो इसमें हिंदी शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं जो होती हैं वो डी वाला ऑप्शन, यानी कि विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी, प्रश्न पूछने, विचार व्यक्त करने तथा भाषा का सार्थक प्रयोग करने का अवसर प्रदान करती है। मतलब कि राइट आंसर इसका जो हो जाएगा डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब एक शिक्षक से हम जो है खुले तरीके से प्रश्न को पूछ सकते हैं, भाषाओं को व्यक्त कर सकते हैं। शिक्षक जो होता है एक सुविधादाता मार्गदर्शक के तौर पर होता है, उसे हम हर प्रकार की बातों को शेयर कर सकते हैं और वह हमें जो बातें सही भी होती हैं उसे भी बताता है और जो बातें गलत भी होता है उसे हमें सचेत करने की सलाह भी देता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट नंबर यानी कि 31 नंबर के क्वेश्चन पर, एक हिंदी का शिक्षक चाहता है कि विद्यार्थी केवल पाठ को पढ़े ही नहीं बल्कि उनके विचारों का विश्लेषण करें, लेखक के दृष्टिकोण की समीक्षा करें और अपने तर्क प्रस्तुत करें। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि सबसे ऊपर युक्त है? जैसा कि अभी हमने ऊपर ही यही वाला चैप्टर को समझाया हुआ था। थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन कर देते हैं ताकि सारे विकल्प एक समान दिखाई पड़े आप लोगों को। तो ऊपर ही अभी हमने समझाया था। तो पहला वाला ऑप्शन देखते हैं, विद्यार्थियों से पाठ के कठिन से कठिन 4-5 बार लिखवाना और उनकी वर्तनी शुद्ध तरीके से हो जाए, ये हम नहीं कर सकते हैं। ना ही बच्चों को याद कराकर अगले दिन मौखिक तरीके से सुनना, ये भी नहीं कर सकते हैं। और इसमें लिखा विद्यार्थियों से केवल
पुस्तक के प्रश्नों को याद करवाना ये भी नहीं कर सकते, बल्कि करते क्या है, विद्यार्थियों को समूहों में विभाजित करके लेखक के विचार के पक्ष निष्पक्ष में तर्क प्रस्तुत करने तथा निष्कर्ष लिखने के लिए प्रेरित करते हैं। तो इसमें ये कहा गया था क्वेश्चन में कि केवल पाठ को पढ़े ही नहीं बल्कि उनके विचारों का विश्लेषण करें। मतलब कि मान लीजिए कि जैसे हमने आप लोगों को कोई पैराग्राफ दिया, हमने उस पैराग्राफ को आप लोगों को दिया, आप लोगों से पढ़ने के लिए कहा। अब उसमें से जो हमने कहा आप लोग गहन तरीके से अध्ययन कीजिए, इसको समझ के साथ पढ़िए, इसके बाद हम क्वेश्चन पूछेंगे। यही तो इसमें कहा गया है कि लेखक के विचारों को निष्पक्ष तरीके से प्रस्तुत करने के लिए तथा उनके निष्कर्ष को लिखने के लिए प्रेरित करना ही क्या कहलाता है, सी वाला ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में यदि शिक्षक विद्यार्थियों की त्रुटियों का विश्लेषण करके उसी के आधार पर अगली शिक्षण योजना तैयार करता है तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन का उदाहरण है। 32वें नंबर के क्वेश्चन, केवल योगात्मक मूल्यांकन यानी कि समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आएगा, या फिर निदानात्मक एवं सुधारात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आएगा, या फिर वार्षिक या फिर मौखिक। तो केवल वाले तो दोनों ऐसे भी काट दीजिए। अब बचता है ये दो, इसमें भी पहले वाले में भी केवल है, तो मतलब कि राइट आंसर सेकंड वाला ही होगा, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों के पास। इस तरीके के अगर क्वेश्चन एग्ज़ाम हॉल में आते हैं तो बिना देखे आंख बंद किए केवल वाले तुरंत काट दीजिए, आप लोगों का टाइम भी बच जाएगा, आप लोगों फटाफट से क्वेश्चन हल भी कर लेंगे। लेकिन इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि इसमें नहीं तो नहीं लिखा है, क्योंकि नहीं अगर लिखा हुआ तो वो केवल वाला ही सही माना जाएगा। अगर नहीं दिया गया है तब आप लोगों का इस तरीके वाले आंसर सही माने जाएंगे, यानी कि निदानात्मक एवं सुधारात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो नेक्स्ट पर चलते हैं, 32 का बी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं, 33 नंबर का क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी कविता पढ़ते समय उनके प्रतीक एवं बिंबों का अर्थ अपने अनुभव के आधार पर स्पष्ट करता है। शिक्षक को इस उत्तर के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मतलब कि वह बच्चा है, प्रतीक और बिंदुओं को अपने अनुभव के आधार पर वह सीख लेता है और स्पष्टता रूप से प्रयोग भी कर रहा है, तो शिक्षक को क्या दृष्टिकोण रखना चाहिए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन में है, यदि उत्तर पुस्तक से भिन्न है तो उसे तुरंत गलत घोषित कर देना चाहिए, केवल वही उत्तर स्वीकार करना चाहिए जो शिक्षक ने कक्षा में बताया हो, यदि विद्यार्थी का तर्क उचित है तो उसके वैकल्पिक अर्थों को भी स्वीकार करना चाहिए, या फिर विद्यार्थियों को केवल कविता याद कराने की सलाह देनी चाहिए। तो केवल है, इसमें भी केवल है, तो इसमें गलत घोषित करना ये भी नेगेटिव होते हैं। तो ये तीनों ही आप लोगों के गलत है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। सी वाला क्यों हो जाएगा, क्योंकि यदि विद्यार्थी ये जो है उचित तर्क करता है, वैकल्पिक अर्थ को भी स्वीकार करना चाहिए। अब टीचिंग मेथड जो होता है एक तरीके से नहीं होता बल्कि विभिन्न तरीके से होता है। तो टीचर ने जैसे कोई की एक ही उदाहरण के तौर पर उसको बता दिया, अब बच्चे ने वही सवाल को दूसरे मेथड के तरीके से हल कर दिया, लेकिन आंसर तो सेम ही आया। तो शिक्षक का ही कर्तव्य है कि उसके आंसर को भी वही प्राथमिकता दे जो उसने अपने को दिया है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। मतलब कि उसको भी गलत नहीं मान सकते हैं, वो भी सही माना जाएगा। राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय भाषा चिंतन विकसित करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन देखते हैं। कविता का शीर्षक क्या है, कविता कितने पदों में विभाजित है, या फिर लेखक का नाम क्या है, या फिर कविता का मुख्य पात्र आज के सामाजिक परिवेश में होता है तो उनके विचारों एवं व्यवहारों में क्या परिवर्तन दिखाई देता है। अपने उत्तर का तर्क सहित समर्थन कीजिए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि बच्चे में उच्च स्तरीय भाषा चिंतन को विकसित करना है। मतलब कि बच्चा जो है अमूर्त चिंतन के अंतर्गत आ जाता है। तो अमूर्त चिंतन में ही उच्च स्तरीय भाषा का प्रयोग करता है। मतलब कि 12 वर्ष के ऊपर के बच्चे, 12 से 18 वर्ष के ऊपर के, मतलब 12 से 18 वर्ष के बच्चे में ये उच्च स्तरीय भाषा चिंतन आ जाती है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, यदि कविता का मुख्य पात्र डी वाला होगा, यानी कि यदि कविता का मुख्य पात्र आज के सामाजिक व्यवहार परिवेश में होता है। क्योंकि इसमें शीर्षक क्या है, कविता कितने विभाजित है, लेखक का नाम, ये जो होते हैं
केवल एक ही तरीके से आंसर हाँ नहीं ऐसा है तो ऐसा ही है, इसके विभिन्न तरीके यानी कि अभिसारी के तौर पर ही आंसर है, ये अपसारी में नहीं आ पाएगा। एक ही क्वेश्चन का राइट फिक्स एक ही आंसर होगा, ये वाले क्वेश्चन इसमें कहे गए हैं। लेकिन इसमें ऑप्शन में उच्च स्तरीय वाले में मतलब कि अपसारी के अंतर्गत आता है, तो अपसारी के अंतर्गत ये डी वाला ही आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें विचार एवं व्यवहार में परिवर्तन दिखाई देना और उत्तर का तर्क सहित समर्थन देना, मतलब कि ऐसा क्यों हुआ, इस सभी प्रकार के निष्कर्ष को निकालना ही जो होता है उच्च स्तरीय भाषा चिंतन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार भाषा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो विद्यार्थी स्वयं अनुभव एवं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करता है, या फिर ज्ञान केवल शिक्षक द्वारा दिया जाता है, या भाषा सीखने का सर्वोत्तम तरीका केवल रटना है, भाषा शिक्षण का उद्देश्य केवल परीक्षा में अंक प्राप्त करना है। तो केवल इसमें भी लिखा है, केवल इसमें भी लिखा है, केवल इसमें, मतलब कि ये तीनों ही गलत हैं। राइट आंसर पहला वाला, यानी कि रचनावादी दृष्टिकोण। रचना मतलब निर्माणवादी, निर्माण जो बच्चा अपने आप से निर्माण करता है, विद्यार्थी स्वयं अनुभव एवं सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से ही ज्ञान का निर्माण करेंगे। सीधी सी बात है, बच्चा खोजबीन करेगा, बच्चा ने क्रिएटिविटी किया, जैसे कि मिट्टी का खिलौना अगर बच्चा बनाकर अपने हाथ से सीखता है तो वह रचनावादी के अंतर्गत आता है। तो वह निर्माण करेगा तो बनाना सीख जाएगा, अब उसमें एक जिज्ञासा उत्पन्न हो जाएगी, बस वही में भी कहा गया। तो राइट आंसर 35 का ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर का देखते हैं क्या कहता है। एक शिक्षक विद्यार्थी से समाचार पत्र, विज्ञापन, पोस्टर, पत्र पढ़वाकर उनसे भाषा की शैली एवं उद्देश्य की तुलना करने को कहता है। यह गतिविधि मुख्यतः किस उद्देश्य को पूरा करती है? केवल वर्तनी में सुधार, या विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग एवं संप्रेषणीय उद्देश्य की समझ विकसित करना, या केवल पाठ्य पुस्तक का अभ्यास, या केवल परीक्षा की तैयारी। केवल वाले वर्ड वैसे ही काट दीजिए, राइट आंसर बी वाला हो जाएगा, यानी कि विभिन्न संदर्भों में भाषा का प्रयोग, संप्रेषणीय उद्देश्य, समझ को विकसित करना। अब उच्च स्तरीय के अंतर्गत ये भी आएगा, क्योंकि भाषा का प्रयोग जो होता है हमें कब, कहाँ और किस प्रकार से अपनी भाषाओं को व्यक्त करना है, कहाँ पर अपनी भाषा को हमें रखना है, अपनी बात को कहने की स्पष्टता को ही रखना है, इस बात की समझ को विकसित करना ही क्या कहलाता है, भाषा शैली की विविध तुलना करने के लिए कहता है। यही इसका मुख्य उद्देश्य होता है। तो राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा? बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं ये ज़रूर बताइएगा आप लोग। यदि किसी विद्यार्थी की भाषा अभिव्यक्ति अच्छी है किंतु लिखते समय उनके विचारों का संगठन कमज़ोर है, मतलब कि वह अपनी भाषाओं को व्यक्त नहीं कर पा रहा है लिखकर, तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे प्रतिदिन निबंध याद करने के लिए कहना चाहिए, ये निगेटिव वर्ड है, मतलब कि ये नहीं होगा। उसे लिखने पर रोक देना चाहिए, ये नहीं होगा। इसके बाद है डी वाला, तो केवल लगा है, मतलब कि वो तो वैसे भी नहीं होगा, तो राइट आंसर सी वाला होगा, यानी कि विचार मानचित्र, यानी कि माइंड मैपिंग, रूपरेखा एवं अनुच्छेद संगठन जैसी गतिविधियों का अभ्यास करना चाहिए। तो इसका राइट आंसर सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। 38वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। भाषा शिक्षण में सहपाठी मूल्यांकन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? इससे शिक्षक का कार्य पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। बताइए आप लोग, शिक्षक का कार्य पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा अगर सहपाठी मूल्यांकन होगा पीर असेसमेंट के तौर पर, तो यह नहीं होगा, मतलब कि ये ऑप्शन गलत है। केवल वाले गलत हो जाएंगे। इसमें भी परीक्षा की आवश्यकता ही समाप्त हो जाएगी, तो बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं सीखा इसको हम किस प्रकार से मूल्यांकन करेंगे, तो यह ऑप्शन भी नहीं होगा, मतलब कि सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या लिखा है? विद्यार्थी एक दूसरे से सीखते हैं, आत्म मूल्यांकन की क्षमता विकसित करते हैं, रचनात्मक प्रतिपुष्टि देना सीखते हैं, मतलब कि बच्चा एक दूसरे के साथ खेल रहा है, बैठ रहा है, पढ़ रहा है, उसको इस चीज़ के बारे में मुझसे ज़्यादा जानकारी, इस प्रतिस्पर्धा की उसमें बच्चा ज़्यादा तौर तरीके से सीख लेता है, और अपनी आत्म मूल्यांकन वह सेम तरीके से करने लगता है कि वह कहीं मुझसे ज़्यादा तेज ना निकल जाए, इसलिए बच्चा और अपने
समझ को विकसित करके पढ़ने की कोशिश करता है। तो 38 का सी वाला आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। एक प्रभावी हिंदी शिक्षक विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने, सहमति व्यक्त करने तथा अपने विचार रखने का अवसर देता है। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? कक्षा में समय व्यतीत करना, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। मतलब कि विद्यार्थियों में भाषा, अभिव्यक्ति, आत्मविश्वास तथा आलोचनात्मक चिंतन का विकास करना, पाठ्यक्रम को धीमी गति से पूरा करना, या फिर केवल मौखिक परीक्षा की तैयारी कराना, तो केवल गलत है। अब पाठ्यक्रम को धीमी तरीके से करें या तेज तरीके से कहें, ये बात जो है स्वतंत्र रूप से प्रश्न पूछने असहमति व्यक्त करने से जो है मतलब ही नहीं रखता है। मतलब रखता है किससे है? ये वाला भी गलत हो जाएगा, सी वाला भी गलत हो जाएगा, डी वाला भी गलत हो जाएगा, ए वाला भी। राइट आंसर इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि बी वाला जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। इसमें लिखा है भाषा अभिव्यक्ति, हम अपनी भाषा को किस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहे हैं। आत्मविश्वास और आलोचनात्मक चिंतन, मतलब कि क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पर चिंतन का विकास होता है। तो 29 का आंसर नंबर बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 40वें नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। कल जो है 30 क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे, और आज के सेशन का हमारा लास्ट और आखिरी क्वेश्चन है। तो आप लोग ये बताइएगा कि आज आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करिए, अपने मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो आखिरी सवाल को देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के सर्वाधिक अनुरूप होता है। तो भाषा का अधिगम केवल व्याकरणिक नियमों के अभ्यास से संभव है, तो केवल लगा है, मतलब ये गलत हो जाएगा। भाषा का उद्देश्य केवल, ये भी गलत हो जाएगा। डी वाला भी गलत हो जाएगा, क्योंकि एकमात्र लिखा, एकमात्र वाले वैसे भी गलत माने जाते हैं। मतलब कि एकमात्र हो गया, भी हो गया, निपात वाले आ गए, या फिर केवल वाले, ये सारे के सारे नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं। तो राइट आंसर सी वाला होगा, क्योंकि भाषा सीखना एक सक्रिय, सामाजिक, अर्थपूर्ण एवं अनुभव आधारित प्रक्रिया है, जिसमें विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। विद्यार्थी स्वयं करके सीखना को ही छात्र केंद्रित शिक्षा पर रखा गया है। यही छात्र केंद्रित शिक्षा पर ही NCF 2005 के अंतर्गत अधिक बल दिया गया है, क्योंकि ये शिक्षक केंद्रित नहीं माना जाता है, बल्कि छात्र केंद्रित शिक्षण प्रणाली ही सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा सी वाला हो जाएगा। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, और आप लोगों को हमारी क्लास कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। तो हम कल नेक्स्ट वाली क्लास में आप लोगों के लिए 30 क्वेश्चन लेकर के आएंगे हिंदी के। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, और आप लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे ढंग से कीजिए।